डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक। चैप्टर 26 ये बंदी मेरी है। अगली सुबह आयशा की नींद उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से टूटी। वो नींद में उठी और उसने अपने फ़ोन में सबसे पहले टाइम देखा तो 6 बज रखे थे। वो हैरान रह गई कि भला इतनी सुबह सुबह उसे कौन परेशान करने आ गया। आयशा बेमन से बिस्तर से बाहर उतरी और जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो चौखट पर जूलिया खड़ी थी, जिसे देख आयशा ने हैरानी से कहा, जूलिया क्या हुआ? इतनी सुबह गलती से आ गई क्या मेरे कमरे में? गलती से नहीं आए हूँ आयशा मैम, बल्कि मुझे सर ने भेजा है, जूलिया ने कहा। सर? कौन सर? अरमान सर ने। और किसने? उन्होंने स्ट्रिक्टली आपको बेसमेंट में बुलाया है। जूलिया के मुंह से अरमान का नाम सुन आयशा की सारी नींद हवा में उड़ गई। क्या कहा उन्होंने? पर मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया है? आयशा ने चिढ़न भरी आवाज में कहा। वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगा ना मैम। चलिए अब फ्रेश हो आइए फटाफट, और ये रहा आपका कॉस्ट्यूम, कहकर जूलिया ने आयशा के हाथ में कपड़ों का एक पतला सा बैग पकड़ा दिया। और आयशा अभी तक इस सवाल में उलझी थी कि भला अब अरमान उसे किस बात को लेकर डराने वाला है, कि तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे कल रात के कहे अरमान के वो शब्द याद आए, कल सुबह ठीक 6 बजे तैयार रहना। आयशा के दिमाग से तो उसकी वो बात पूरी तरह से उतर ही चुकी थी। अरे खड़ी क्यों है आप आयशा मैम, जल्दी फ्रेश होइए जाके। अरमान सर टाइम के बहुत पंक्चुअल इंसान हैं, उन्हें लेट लतीफ़ी पसंद नहीं, जूलिया ने कहा, जिसे सुन आयशा अपने सवालों से बाहर आई। कि तभी उसने धीरे से कहा, अगर मैं ना आऊं तो? ये सुन जूलिया उसे देखते हुए कुछ पल के लिए खामोश रही और फिर बोली, फिर तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या होगा। जूलिया के मुंह से इन शब्दों को सुन आयशा तिलमिला उठी। वो मना करना चाहती थी, लेकिन अरमान का डोमिनेशन उस पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई इनकार करने की, और उसने मन महसूस कर कहा, 5 मिनट, कहकर आयशा ने गुस्से में धमक की आवाज़ के साथ गेट लगाया। और उसका मन कर रहा था कि वो अपने हाथ में पकड़े उस बैग को फेंक दे, क्योंकि 6 बजे ही उसकी नींद खराब हो चुकी थी और आयशा को अपनी नींद से सबसे ज़्यादा प्यार था। अंडस्को आयशा इस वक्त तैयार हो चुकी थी। उसने इस समय एक टाइट फिटेड एक्टिव वेयर पहन रखे थे, टैंक टॉप और नीचे वर्कआउट लेगिंग्स के साथ स्पोर्ट्स शूज। बालों का उसने अभी भी मेसी बन बना रखा था, क्योंकि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है। कपड़े तो फिट हो चुके थे शरीर पर, लेकिन बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, और इसी तरह वो कमरे से बाहर आ गई, जहाँ उसका इंतजार करती हुई जूलिया पहले से ही खड़ी थी। जूलिया ने पहले एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, चलिए मेरे साथ, और वो आयशा को बेसमेंट की तरफ ले जाने लगी थी। और इसी के साथ आज आयशा ने उस मेंशन का एक और हिस्सा देखा, जिसे देखकर उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आया कि ये मेंशन आखिर कितना बड़ा है और क्या क्या है यहाँ पर। कुछ ही समय में जूलिया एक गेट के आगे आकर रुकी। वो गेट काफ़ी मजबूत था और इलेक्ट्रिक भी था। जूलिया ने उस गेट पर लगे स्कैनर पर अपना हाथ रखा, जिसके साथ ही पूरा गेट खुलता चला गया, और इसी के साथ आयशा के सामने आया एक बड़ा सा बेसमेंट, जिसमें एक तरफ कई सारी जिम मशीन्स रखी थी तो दूसरी तरफ वहां पर कई तरह के वर्कआउट के सामान रखे थे। आयशा आंखें फाड़े ये सब देखती ही रह गई, और तभी उसकी नज़र पड़ी अरमान पर, और जिस्म का रोम रोम खड़ा हो गया उसका अरमान को देख। अरमान, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की इनरवियर पहनी थी और नीचे स्वेट पैंट्स के साथ सपोर्ट शूज, और उसके ठीक सामने खड़ा था एक हट्टा खट्टा आदमी, जिसके साथ अरमान फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। और अरमान वहां पर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ थी सुहाना, जिसने स्पोर्ट्स ब्रा के साथ नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई थी। बालों की एक टाइट पोनीटेल और हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने वो अपने सामने खड़े आदमी से फाइट कर रही थी।
आयशा पहली बार सुहाना को देखकर इम्प्रेस हुई थी। सुहाना का फिगर ऑलरेडी मेंटेन था और उसे देख आयशा को टाइगर मूवी की कटरीना याद आ गई, जो कि बैडास लगती थी फाइटिंग करते वक्त। अरमान और सुहाना जिस तरह अपने अपने पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, उससे इतना तो क्लियर हो गया था कि सुहाना की भी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है। आयशा मुंह फाड़े ये नज़ारा देखती ही रह गई। अरमान की बैक इस वक्त आयशा की तरफ थी, जिससे लाजमी है कि वो आयशा को ना देख सका, पर ना जाने कैसे उसने बिना मुड़े ही कहा, मेरे पास आओ। आयशा समझ गई कि ये शब्द अरमान ने उसके लिए ही कहे हैं और वो हैरान भी रह गई कि भला बिना देखे ही अरमान को उसके आने का एहसास कैसे हुआ। तो वही सुहाना ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। उसका शरीर पसीने में भीग चुका था और वो नफरत के साथ आयशा को देखने लगी। और इधर अरमान अब जाकर मुड़ा और अब आयशा और अरमान दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी अरमान ने उन दोनों आदमियों से आंखों से ही उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया, जिसे समझ वो दोनों तुरंत वहां से चले गए और इस दौरान उन्होंने एक बार भी नजर उठाकर आयशा को ना देखा, मानो अगर उन्होंने उसे देखने की भूल कर दी तो उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। उनके जाने के बाद सुहाना ने एक टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, मुझे तो डर है कहीं ये कांच की गुड़िया सिर्फ एक टच से ही न टूट जाए। सुहाना कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी आयशा की इंसल्ट करने का। तभी अरमान ने कहा, योर प्रैक्टिस सेशन इज ओवर सुहाना, और अब तुम जा सकती हो। इस पर सुहाना गुस्से में भर उठी और उसने अपने हाथ में पकड़ी वो टॉवल जमीन पर फेंकते हुए कहा, माय डियर ब्रदर, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस मोम की गुड़िया को यहाँ खड़े खड़े देखने में। ये कहते ही सुहाना वहां से चली गई और जाते जाते उसने जो नफरत से भरी निगाहें आयशा पर डाली, उन्हें देख आयशा हैरत से भर उठी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि सुहाना उसे जरा भी नहीं पसंद करती है, पर अरमान जिसकी नजरें केवल आयशा पर थी, वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगे और कुछ कदमों की दूरी बची थी उन दोनों में कि तभी उसकी नजर पीछे खड़ी जूलिया पर गई, जो अभी तक वहां से नहीं गई थी। आई थिंक तुम्हारा अब कोई काम नहीं है यहाँ जूलिया, अरमान ने कहा, जिसे सुन जूलिया सकपका उठी। अम्मा, ये सर, मैं बस जा ही रही थी। ये कहते हुए जूलिया तुरंत वहां से चली गई और अब यहाँ कोई नहीं था सिवाय आयशा और अरमान के। वो मेन डोर लॉक हो चुका था और अब आयशा के रोंगटे खड़े होने लगे थे अरमान के साथ खुद को अकेला पाकर। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी, पर उसने अरमान को एक नजर तक उठाकर ना देखा। और अरमान वो कुछ पल तक खामोश खड़ा उसे देखता रहा कि तभी वो उसके करीब आने लगा। उसे अपने करीब आता देख आयशा की तो सांसें ही रुक गई, पर तभी अरमान ने उसकी पतली सी बाजू को अपने हाथ में पकड़ा और उसे खींचकर अपने करीब ला खड़ा कर दिया, जिससे आयशा का नाजुक सा सीना सीधे अरमान के सख्त सीने से आ टकराया। उसके हाथ अरमान के सीने पर जा टिके और अरमान के शरीर की पसीने की बूंदें अब आयशा के जिम्स को भिगोने लगी और तभी अरमान ने कहा, हिलना मत, कहकर अरमान अपना हाथ आयशा के पीछे ले जाने लगा और आयशा वो फ्रीज हो चुकी थी। उसका जिस्म जरूर एक जगह पर जम चुका था, पर दिल में खलबली मच चुकी थी। और अरमान वो इंटेंसिटी के साथ उसकी झुकी पलकों को एकटक देखे जा रहा था और उसी पल उसके हाथ आयशा के बालों में आ फंसे और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती तब तक अरमान ने एक झटके में उसके बिखरे बालों में फंसी उस रबर बैंड को हटा दिया और ये देख आयशा हैरान रह गई। अब जाकर आयशा ने हैरत भरी नजरें अरमान पर डाली और आंखों ही आंखों में उससे सवाल करने लगी कि आखिर उसने उसके बालों को क्यों खोल दिया। पर अरमान उसने कोई जवाब ना दिया और आयशा के जरा नजदीक बढ़ गया। उनका एक दूसरे से चिपका बदन अब आयशा के शरीर पर और अधिक दबाव बनाने लगा, जिस कारण उसके कदम पीछे जरूर डगमगाए, लेकिन वो अपनी जगह से हिल तक ना पाई क्योंकि अरमान ने उसके बालों को पीछे से पकड़ रखा था। अरमान ने अपने दोनों हाथों से आयशा के पूरे बालों को अपने हाथ में समेटा और उसकी वो रबर बैंड दोबारा उसके बालों में लगा दी और अब लग रही थी आयशा प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट। उसके बाल पूरी तरह से एक चोटी में कस चुके थे, जिन्हें बांधकर अब जाकर अरमान ने अपना हाथ उसके सिर से हटाया तो वही आयशा को अब समझ आया कि अरमान ने उसके बालों को क्यों खोला था। और तभी अरमान ने आयशा का एक हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाकर एक वेइंग मशीन पर खड़ा कर उसका वजन नापने लगा। उसका वजन काफी कम था, जिसे देख अरमान ने कहा, जिंदा कैसे हो अब तक? जी, आयशा हैरान रह गई। वजन देख रही हो अपना? अरमान की आवाज में सख्ती थी। पर तभी आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आयशा के इस सवाल पर अरमान एक नज़र उसे देखने लगा और तभी वो उसके करीब आया और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रख उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा झुकाकर बोला, तुम्हारे इन होंठों को चूमने के लिए, तुम्हारे जिस्म को छूने के लिए, तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए। बोलो, तैयार हो ये सब करने के लिए?
अरमान के मुंह से ये शब्द सुन आयशा की आंखें फटी रह गई। कंटिन्यूड। अरमान के बोल्ड अंदाज में कैसे ढलेगी इनोसेंट आयशा, जानने के लिए पढ़ते रहिए। CH27 यू टेस्ट सो गुड बेबी, आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आयशा के इस सवाल पर अरमान एक नज़र उसे देखने लगा और तभी वो उसके करीब आया और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रख उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा झुकाकर बोला, तुम्हारे इन होंठों को चूमने के लिए, तुम्हारे जिस्म को छूने के लिए, तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए। बोलो, तैयार हो ये सब करने के लिए? अरमान के मुंह से ये शब्द सुन आयशा की आंखें फटी रह गई। अरमान इस पल आयशा के इतने नज़दीक खड़ा था कि उनकी सांसें तक एक दूजे से गुफ्तगू करने लगी। आयशा स्तब्ध रह चुकी थी तो वही अरमान ने उसे कुछ पलों तक बिना एक पलक झपकाए देखता रहा कि तभी उसने अपने हाथ में आयशा की बाजुओं को जकड़ा और कहा, वेलकम टू योर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग आयशा। ट्रेनिंग, ये एक शब्द सुन आयशा हैरानी से उसे देखने लगी कि तभी अरमान ने कहा, अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अगर अकेले किसी गलत सिचुएशन में तुम फंस गई तो उससे कैसे लड़ोगी। ये कहकर अरमान आयशा की पतली पतली कलाइयों को देखने लगा ताकि अगली दफा अगर किसी के भी हाथ तुम्हें छूने के लिए उठे। अरमान ने आयशा की कलाई थाम ली तो उसके छूने से पहले ही तुम सामने वाली की गर्दन तोड़ देने का दम रखो। अरमान के इन शब्दों को सुन आयशा को अब जाकर समझ आया कि अरमान ने यहाँ उसे सेल्फ डिफेंस के लिए बुलाया है। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। पर मैंने आज तक ये सब नहीं किया है, आयशा ने नर्वसनेस के साथ कहा, इसीलिए 2 बार तुम्हारा रेप होते होते रह गया। अरमान ने छूटते ही ये शब्द कह डाले और ये सुन आयशा ने अपनी नजरें झुका ली तो अरमान ने कहा, बहुत बकवास हो गई, अब काम की बात करते हैं। ये कहकर अरमान अब आखिरकार उससे दूर हुआ और एक पानी की बोतल उठाकर उस पानी को अपने चेहरे पर डाल लिया। आयशा आंख फाड़े उसे देखे जा रही थी। वो अरमान को कितना ही ठुकरा ले पर इस चीज से इनकार नहीं कर सकती थी वो कि अरमान के जैसा हॉट और ऐसे नैन नक्शों वाला शख्स उसने आज तक नहीं देखा था। अपने चेहरे को पानी से भिगोकर अरमान ने अपने बाल ऊपर किए और फिर एक टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए आयशा से बोला, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एब्रेस। ये कहते हुए अरमान ने आयशा का हाथ पकड़ लिया और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से उससे ट्रेन करने लगा। अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करता है तो उससे लड़ने के लिए तुम्हें अपनी कोहनी और घुटनों को यूज करना है, बिल्कुल इस तरह। जैसे जैसे अरमान उसे हर एक चीज समझाता जा रहा था वैसे वैसे उन दोनों के बदन कई तरह से एक दूसरे को छू रहे थे। अरमान इस वक्त पूरी तरह प्रोफेशनल था लेकिन भला अरमान के इतने करीब रहते आयशा कैसे खुद को संभाल पाती। वो कोशिश तो पूरी कर रही थी कॉन्सेंट्रेट करने की, लेकिन जैसे ही अरमान के हाथ उसे नई जगह पर छूते वैसे ही वो पूरी तरह से कांप उठती। और तभी उसके कानों में अरमान की आवाज पड़ी, अगर अब तुमने प्रैक्टिस की जगह मुझ पर ध्यान दिया तो आई स्वेर हमारी प्रैक्टिस बिस्तर पर खत्म होगी, सेल्फ डिफेंस सीखते हुए नहीं बल्कि। नहीं, आयशा ने अचानक से अरमान के होंठों पर अपना हाथ रख दिया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अरमान आगे क्या कहने वाला है। कि तभी आयशा ने महसूस किया कि हड़बड़ी में उसने अपना हाथ ही अरमान के होंठ पर रख दिया है, इसलिए वो जैसे ही उस हाथ को वापस खींचने को हुई उसी पल अरमान ने उसकी कलाई थाम ली और अगले ही झटके में खींचकर उसे घुमा दिया, जिस कारण आयशा की पीठ अरमान के सीने से जा लगी तो वही अरमान का होंठ जिससे उसने आयशा की कलाई पकड़ी थी वो ऐसी पोजीशन में आ गया था कि आयशा की कलाई थामे ही वो हाथ उसके सीने पर रख गया। आयशा का दिल धक्कर रह गया पर उसी वक्त अरमान ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर दी और अपने होंठ आयशा के कानों के करीब ले जाकर बोला, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसती हो तो क्या करोगी, बताओ, कुछ देर पहले ही सिखाया है तुम्हें। ये सुन आयशा ने एक गहरी सांस ली और अरमान के सिखाए गए उन स्टेप्स को याद कर खुद को छुटाने की कोशिश में लग गई, लेकिन बेशक उसकी कोशिश जाया गई। मुझसे नहीं हो रहा, आयशा ने हौंकते हुए कहा। कोशिश ही कहा कि तुमने अभी, अरमान ने हमेशा की तरह नपा-तुला जवाब दिया। नहीं, मेरा हाथ दर्द होने लगा है, प्लीज छोड़िए, आयशा ने दर्द में तड़पते हुए कहा। अब तो ये हाथ तभी छूटेगा जब तुम अपना 100% दोगी। और ये कहते ही अरमान ने बेहद सख्ती से आयशा की कलाई को और अधिक जकड़ दिया। आयशा दर्द में बिलख उठी और कई तरह की कोशिश करने लगी अपना हाथ छुटाने के लिए। कि तभी उसे याद आया कि कुछ समय पहले अरमान ने उसे एग्जैक्टली क्या बताया था और ये याद करते ही आयशा ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल अपनी कोहनी का यूज कर उसने अरमान के पेट पर वार किया और अरमान जो समझ गया कि इस बार आयशा ने कोई गलती नहीं की है और वो जो कर रही है वो एकदम सही है, ये देख अरमान ने खुद अपनी पकड़ आयशा से ढीली कर दी जिस कारण आयशा उससे आज़ाद हो गई।
और आज़ाद होते ही आयशा के चेहरे पर जो खुशी थी उसका कोई मुकाबला नहीं। हालांकि अरमान की ट्रेनिंग इतनी रूथलेस हुई थी कि आयशा तो क्या 4 to 5 आदमी भी उसकी पकड़ से ना छूट पाते, लेकिन वो आयशा को उसके स्टेमिना के हिसाब से ट्रेन कर रहा था, इसलिए उसने आयशा को छोड़ दिया। और आयशा खुशी से अपने हाथ को देखने लगी जो अभी अभी अरमान की पकड़ से रिहा हुआ था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था और अरमान, वो खामोश खड़ा उसके चेहरे से बह रही पसीने की बूंदों को देखने लगा जो उसके चेहरे से होते हुए नीचे तक का सफर तय कर रही थी। आयशा अपनी खुशी में मग्न थी तो वही अरमान उसके करीब बढ़ने लगा और जब वो आयशा के ठीक सामने आ खड़ा हुआ तभी आयशा ने नजर उठाकर उसे देखा और अरमान, उसकी नजरें आयशा के जिस्म पर थिरक रही पसीने की बूंदों पर टिकी थी जो आयशा के गले से होकर नीचे सीने में कहीं छिप सी जा रही थी। और जब अरमान के शरीर में हलचल शुरू हो गई तो उसने अपनी उंगली उस पसीने की बूंद पर रख दी जो आयशा के सीने तक बस पहुंच ही पाई थी। अरमान ने अपनी उंगली से उस बूंद को पोंछ दिया तो वही आयशा का जिस्म सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो चली जिस कारण सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। और अरमान, उसने बेख्याली से आयशा की गर्दन में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाए और आगे झुककर उसने आयशा के कानों के नीचे और गर्दन से कुछ ऊपर के बीचे के हिस्से को अपने होंठों से चूम लिया। आयशा ने एक झटके में अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ की कसके मुट्ठी कस ली और वही अरमान आयशा की गर्दन के उस नाजुक से हिस्से को अपने होंठों से सक करके बोला, टुडेज सेशन इज ओवर। अरमान की आवाज इतनी सिडक्टिव थी कि आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। अब तुम जा सकती हो, अरमान ने आयशा की आंखों में गहराई के साथ देखते हुए कहा। और उसके इस ऑर्डर को सुनते ही आयशा ने वक्त न लगाया और लगभग भागते हुए वहां से चली गई। उसे जाते देख अरमान के चेहरे पर बेहद इंटेंस भाव थे कि तभी उसने अपनी उस उंगली को देखा जिस पर अभी भी आयशा के पसीने की बूंदें थी, जिन्हें अगले ही पल अरमान ने अपने होंठों से चूम लिया और आंख बंद कर उसने अजीब तरह से अपने होंठों पर जीभ सहलाए और कहा, यू टेस्ट सो गुड बेबी। ये कहते ही अरमान के चेहरे के भाव बदल गए और उसके होंठों पर एक वहशी मुस्कान ने डेरा जमा लिया। अंडस्को। आयशा भागते हुए अपने कमरे में आए और कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर उसने अपनी पीठ दरवाजे से लगा ली। उसकी सांसें बेहद तेज थी। आयशा ने अपना हाथ अपने तेज धड़क रहे दिल पर रख दिया और थूक निगलकर बोली, क्या आप डेली मुझे ये सब करना होगा। आयशा परेशानी से भर उठी क्योंकि आज के पल ही उसके लिए भारी हो चले थे और फिर अब तो उसे हर रोज इन हालातों में अरमान का सामना करना पड़ेगा। अंडस्को। आयशा इस वक्त अपने कॉलेज में आ चुकी थी। जब से वो हादसा हुआ था उसके साथ तब से उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और अब तो 2 गार्ड्स भी उसकी सेफ्टी के लिए अपॉइंट किए गए थे। आयशा को ये सब अजीब तो लग रहा था पर वो मजबूर थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। प्राची आयशा को देख बोली, आयशा तू ठीक है ना? मुझे पता चला कि तेरे साथ क्या हुआ और मैं तभी से बहुत परेशान थी तेरे लिए। मैं अब ठीक हूँ, आयशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। और तभी अचानक से रोनित वहां आ गया जिसने तुरंत आयशा का हाथ थाम लिया और बेहद चिंता भरी आवाज में बोला, आई एम सो सॉरी आयशा, उस दिन तुमसे ठीक से बात भी नहीं की। तुम अब ठीक हो ना? हाँ रोनित, डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। तो इस पर रोनित ने भी राहत भरी सांस ली और तभी उसने आयशा को अपने गले से लगा लिया। उसकी अचानक की गई उस हरकत पर आयशा कुछ पल के लिए हैरान रह गई पर तभी रोनित ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आयशा को काफी अनकंफर्टेबल लगा रोनित के इस तरह करीब आने से, इसलिए वो उससे दूर हटकर हिचकिचाहट के साथ बोली, थैंक यू सो मच रोनित, पर अब मैं सच में ठीक हूँ। और अब तो मिस्टर मलिक ने मेरे लिए गार्ड्स को भी रख दिया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ रोनित, तुझे आयशा की फिक्र करने की जरूरत नहीं, प्राची ने आगे आते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो वही रोनित के दिमाग में कुछ और चल रहा था, देखता हूँ अब तुम्हारा वो भाई मुझे तुमसे कैसे दूर करता है। रोनित बेहद जिद्दी किस्म का इंसान था और इतनी आसानी से तो वो आयशा को नहीं छोड़ने वाला था। शायद उसकी वजह ये भी थी कि वो अभी तक इस बात से वाकिफ नहीं था कि अरमान मलिक किस तबाही का नाम है। कि तभी प्राची चाहते हुए बोली, यार मैं तो सच में कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कल क्या है? आयशा ने सवाल किया। अरे तुझे पता नहीं चला अभी तक? कल कॉलेज की 35th एनिवर्सरी है। तो यार कल शाम जमेगी, मजे होंगे, प्राची ने बेहद उत्सुकता के साथ कहा। ओह, फिर एंजॉय करना तुम लोग, आयशा ने कहा। ये सुन रोनित तुरंत बोला, तुम लोग मतलब? अरे हम लोग बोलो, तुम भी तो आ रही हो ना? आयशा, नहीं रोनित, मैं नहीं आऊंगी। प्राची, अरे यार पागल हो गई है तू, कितना मजा आने वाला है। आयशा, हाँ लेकिन
रोनित, लेकिन कुछ नहीं आयशा, तुम्हें आना होगा और तुम जरूर आओगी। मुझे ना नहीं सुनना है। रोनित और प्राची की जिद के आगे आयशा की नहीं चल पाई और एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ओके ओके, आ जाऊंगी। अब खुश, डबल खुश। ये कहते ही प्राची आयशा के गले जा लगी। अरे यार मैं भी तो हूँ। ये कहते ही खुद रोनित भी आयशा के गले जा लगा। हर चीज से बेखबर आयशा अपनी दुनिया में मग्न थी तो वही दूसरी तरफ एक शख्स के फोन में एक मैसेज आया जिसे खोल उसने जब आयशा और रोनित की तस्वीरों में उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखा तो ये देख उस शख्स का इस कदर खून खौल उठा कि अगले ही पल उसने अपने सामने रखी कांच की टेबल पर इतनी जोर से लात दे मारी कि पूरी टेबल टूटकर चकनाचूर हो गई और कांच चारों ओर बिखर गया। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद अरमान था जो शायद अब सब कुछ तबाह करने वाला था। कंटिन्यूड। अरमान के कहर से अब कैसे बचेगा रोनित, और क्या अब आयशा भी उसके क्रोध की आग में जलेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माफिया बाय ए गैंगस्टर। आर यू रेडी फॉर अरमान्स मैडेस्ट रोमांस? और कमेंट भी कर दिया करो यार। 28 तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा, ए किस ऑफ मैडनेस। ईयरफोन रेकमेंडेड। आयशा मेंशन आ चुकी थी और इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। शाम हो चुकी थी और तभी आयशा के कमरे में जूलिया का आना हुआ जो उसके लिए एक पाइनएप्पल जूस लेकर आई थी। ये लीजिए आयशा मैम, आपका पाइनएप्पल जूस। अरे जूली, तुम क्यों आई? मैं खुद ही नीचे आ जाती। आयशा ने जूस का ग्लास लेते हुए कहा। अरे जूली, तुम क्यों आई? मैं खुद ही नीचे आ जाती। आयशा ने जूस का ग्लास लेते हुए कहा। जूलिया, इट्स ओके आयशा मैम, मेरा तो काम ही यही है। आयशा मुस्कुराए और तभी कुछ समय बाद उसने जरा झिझकते हुए कहा, अम्मा वो कहाँ है? वो कौन? एक तो आयशा को समझ नहीं आता था कि वो अरमान को क्या कहकर पुकारे। उम्र में वो बड़ा था, नाम ले नहीं सकती थी, और भाई नहीं, ये तो शब्द तक उसके दिमाग में नहीं आता था। अरमान सर, वो कहाँ हैं? आखिरकार आयशा ने कहा। तो जूलिया मुंह बनाते हुए बोली, आप उन्हें सर क्यों बोल रही है? आपके बड़े भाई हैं वो। भैया कहिए ना। और फिर क्या? आयशा अपना सिर पीट के रह गई। ये सब छोड़ो ना जूली, तुम बस ये बताओ कि अरमान सर दिख क्यों नहीं रहे? आयशा ने कहा। एग्जैक्टली तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट मैंने मैनेजर को बात करते देखा था, तो इस वक्त वो शायद आउट ऑफ टाउन है। जूलिया ने कहा। ओह, आयशा का मुंह लटक गया। इधर जूलिया ने उत्सुकता में कहा, ये सब छोड़िए, आप कल क्या पहनकर जाने वाली हैं? कुछ सोचा है आपने? नहीं जूलिया, पार्टी का थीम ब्लैक है, पर समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। आयशा ने बुझी आवाज में कहा। ये सुन जूलिया कुछ पलों तक कुछ सोचती रही और फिर उसने कहा, साड़ी। क्या साड़ी? हाँ साड़ी, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं जूलिया, मैंने अभी तक साड़ी वाड़ी नहीं पहनी है, आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे आयशा मैम, कैसी बात कर रही हो आप? अपना फिगर देखा है आपने? आपके पतले पतले फिगर पर क्या मस्त जचेगी साड़ी। जूलिया ने पूरी जी जान लगा दी आयशा को मनाने में और उसकी कोशिश रंग लाई। अच्छा ठीक है, तो फिर साड़ी ही डन करती हूँ, आयशा ने कहा। ये हुई ना बात। जूलिया खुश हो उठी। अंडस्को। रात का वक्त। आयशा इस समय गार्डन में बैठी थी जब उसे पीछे से किसी की आवाज आई, कैसा लग रहा है अब यहाँ पे? ये सुन आयशा मुड़ी तो शरद को खड़ा पाया। आप? शरद आयशा के पास आए और बोले, अब मन लग रहा है यहाँ पे? इस पर आयशा ने अपनी गर्दन हिला दी। हम तो वही शरद के चेहरे पर भी कोई खास खुशी नहीं थी। वो इन सवालों में उलझे थे कि क्या आयशा को जरा भी अंदाजा है अरमान के मंसूबों का। तभी उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही या ना? आयशा ने नासमझी में जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ। तो इस पर शरद ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ आयशा के सिर पर हाथ फेरा। अगर कभी भी किसी चीज की दिक्कत हो तो मुझे बताना। आयशा ने अपना सिर हिला दिया। जी। आयशा को महसूस हुआ कि शरद के चेहरे पर किसी बात की परेशानी है। आप ठीक हैं? तो ये सुन शरद ने कहा, हाँ ठीक हूँ, तुम अंदर चलो, आराम करो जाके। आयशा ने इस पर कुछ ना कहा और धीरे से सिर हिलाकर वहां से चली गई तो वही शरद उसे जाते देखते रहे। और तभी उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं अरमान, मैं तुम्हें आयशा की मासूमियत और मेरी इज्जत के साथ कभी नहीं खेलने दूंगा, कभी नहीं। शरद में चेहरे के भाव बेहद सख्त हो चुके थे और वो ठान चुके थे कि कभी आयशा और अरमान के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देंगे वो। अगले दिन, आज कॉलेज की 35th एनिवर्सरी के लिए आयशा को शाम तक कॉलेज पहुंचना था।
वो इस वक्त अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी और जूलिया उसकी साड़ी की प्लेट संभाल कर खड़ी हुई और आयशा को ऊपर से नीचे देखते ही जूलिया ने उसकी बलाइयां ले ली। जीजस, कितनी सुंदर लग रही हो आयशा मैम। ये सुन आयशा ने खुद को मिरर में देखा तो मुस्कुरा उठी। उसने इस समय ब्लैक कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी जिस पर ग्लिटर जैसी चमक थी। ब्लाउज स्लीवलेस और बैकलेस था। साड़ी का पल्लू खुला था और बालों का सुंदर सा बन। चेहरे पर बेहद ही लाइट मेकअप, हाई हील्स, कुल मिला के बेमिसाल लग रही थी वो। नजर ना लगे आपको, जूलिया ने कहा और उसे नजर का टीका लगा दिया। आयशा बस मुस्कुरा दी। अब चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी, आयशा ने कहा और कुछ ही समय में वहां से बाहर आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ ही समय में वो कार मेंशन से आगे निकल गई। अंडस्को कॉलेज में सजवाट पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था। नाच गाने हर चीज का इंतजाम हो रखा था। चीफ गेस्ट के रूप में कई बड़े बड़े लोग आए थे और तभी आयशा का वहां आना हुआ जिसे देख हर लड़कों के होश उड़ गए। आयशा को देखकर लगभग आधा कॉलेज तो पहले ही फ्लैट हो चुका था और आज तो मानो उन सब की सांसें ही रुक गईं। आयशा ने हर किसी की नजरों को जब अपने ऊपर महसूस किया तो उसने नर्वसनेस में आके अपना सिर झुका लिया कि तभी उसके पास प्राची का आना हुआ। ओ माय गॉश, मार डालोगी आज तो तुम आधे लड़कों को। शट अप प्राची, सब घूर रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये सब, आयशा ने कहा। हाँ, मजे लो इन लम्हों के, हर किसी के नसीब में नहीं आते ये पल, प्राची ने शायराना अंदाज में कहा। बस बहुत हो गई शायरी, रोनित होता तो एक बार फिर फ्लैट हो जाता तुम पर। मतलब वो आया नहीं है क्या, आयशा ने हैरानी से सवाल किया। नहीं यार, अभी तक नहीं आया, इवन उसका तो फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ मर गया। ऐसे क्यों बोल रही है, क्या पता कोई प्रॉब्लम आ गई हो। पता नहीं, छोड़ो ये सब, तुम अंदर चलो। ये कहकर प्राची आयशा को अंदर ले आए और कुछ ही समय में सभी लोग मिलजुल कर इस शाम के मजे लेने लगे। कुछ समय बाद सभी स्टूडेंट्स को स्पीच के लिए ऑडिटोरियम में बुलाया गया जहां पहले से ही कई हस्तियां मौजूद थी चीफ गेस्ट के रूप में। आयशा पीछे सीट पर बैठी थी और प्रिंसिपल की स्पीच को ध्यान से सुन रही थी तो वही प्राची को ये सब बोरिंग लग रहा था कि तभी प्रिंसिपल ने कहा, और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज की शाम के बेहद खास मेहमान का, जिन्होंने हमारे कॉलेज के इतने खास दिन को ज्वाइन किया। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए स्वागत कीजिए मिस्टर अरमान मलिक का। हर तरफ तालियों की गूंज उठ गई तो वही ये नाम सुनते ही आयशा के होश उड़ गए। जहां अब प्राची को इस स्पीच में अचानक से दिलचस्पी आ गई थी अरमान के नाम को सुन तो वही आयशा एक जगह पर फ्रीज हो गई। अरमान मलिक, जिसने इस समय अंदर व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर और पेंट पहना था और हर लुक में बवाल लगता था, वो प्रिंसिपल के बुलाने पर वो स्टेज पर आया और अब अरमान सबकी नजरों का केंद्र बन चुका था। लड़कियों के बुझे हुए चेहरे अचानक से खिल उठे तो वही अरमान के स्टेज पे आने पर प्रिंसिपल ने उसके हाथ में एक माइक पकड़ाया। अरमान ने माइक लिया और अब जाकर उसने अपनी नजरें उठाई और क्या अंदाजा है इस बात का कि नजरें उठाते ही उसकी आंखें सीधे किसके ऊपर जा ठहरी, आयशा के ऊपर। उसने सीधे आयशा को देखा मानो उसे एग्जैक्ट पता हो कि वो इस वक्त कितनी दूरी पर और कहां पर बैठी है। और आयशा का शरीर जो कुछ देर पहले तक बहुत रिलैक्स था वो अचानक से जकड़ने लगा अरमान को खुद को देखता हुआ पाकर। अरमान उतनी ही बेख्याली और इंटेंसिटी के साथ आयशा को बिना एक पलक झपकाए देखे जा रहा था। तभी उसने धीरे से अपनी भारी आवाज में कहा, मानना पड़ेगा, शाम तो वाकई खूबसूरत है। आयशा ने अपना थूक निगल लिया और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली तो उसकी इस अदा पर अरमान के होंठों के कोने मुड़ गए। Congratulations to all of you for successfully completing 35 years। और उम्मीद है इसी तरह आगे भी आप सब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। थैंक यू कहकर अरमान ने माइक दोबारा होस्ट को पकड़ाया और स्टेज से उतरने लगा। सब लोग तालियां बजाने लगे। प्राची का चेहरा चमक रहा था और अब उसके हाथ नहीं थम रहे थे तालियां बजाते हुए। उसने आयशा को शांत देखा तो कहा, तू क्यों खामोश बैठी है, खुश नहीं हुई क्या अपने भाई को यहाँ देख। प्राची सामने देखने लगी तो वही आयशा उसे बुरी तरह से घूरने लगी। अंडस्को। कुछ ही समय में अब सभी लोग पार्टी एरिया में मौजूद थे और नाच गाने में व्यस्त थे। कुछ सोलो डांस कर रहे थे तो कुछ कपल। आयशा को ऑडिटोरियम के बाद अरमान अब तक नहीं दिखा था इसलिए अब वो भी काफी रिलैक्स थी। प्राची नाच गाने में व्यस्त थी और आयशा उसे देख मुस्कुरा रही थी। तभी उसके पास कॉलेज का सीनियर आया। हाय
आयशा। आयशा ने पलटकर देखा तो उसके सामने एक अच्छी खासी कद काठी का शख्स खड़ा था। आप? मैं निखिल, योर सीनियर। ओह हाय। आयशा ने मुस्कुराते हुए निखिल से हाथ मिलाया। तुम डांस नहीं कर रही? निखिल ने कहा। नहीं, मैं कैसे क्या? मैं हूं नाराज ए पार्टनर। स्मॉन। निखिल ने हाथ आगे बढ़ाया जिसे देख आयशा हिचकिचाई। इतना भी क्या सोच रही हो यार? चलो, ये कहकर निखिल बिना आयशा की इजाजत के उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर खींच लाया। और आयशा के स्टेज पर आते ही हूटिंग बजने लगी तो वही सबकी नजरों से बच के निखिल ने अपने दोस्तों के ग्रुप को देख आंख मारी मानो वो आयशा को अपने साथ लाकर कोई शर्त जीत गया हो। अम्मा निखिल प्लीज, मैं नहीं हूं तैयार, आयशा ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। अरे आयशा, शर्माती क्यों हो? मैं हूं ना, निखिल ने इस बार आहिस्ता से कहा तो आयशा ने खुद को दूर करने की कोशिश बंद कर दी। म्यूजिक, निखिल ने कहा जिसके साथ ही बैकग्राउंड में एक गाना प्ले हुआ। मरीज़े इश्क हूं मैं, कर दे दवा, मरीज़े इश्क हूं मैं, कर दे दवा। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। निखिल ने अपना हाथ आयशा की कमर पर रख दिया और उसके चेहरे को देखने लगा तो वही आयशा अपनी नजरें उससे नहीं मिला पा रही थी। उसे अब भी ये सब अजीब लग रहा था। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। मरीज़े इश्क हूं मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा। डांस करते हुए ही निखिल ने अचानक से आयशा को घुमा दिया जिससे वो घूमते हुए कुछ कदम निखिल से दूर हो गई, पर इसी दौरान उसका पैर साड़ी में उलझ गया और इस कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और जमीन पर गिरने को हुई, मगर तभी एक शख्स ने उसे थाम लिया। आयशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ पल तक वो अपनी नज़र झुकाए खड़ी रही और जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो सामने अरमान को खड़ा पाया जिसे देख उसकी आंखें फैल गई। कुछ लम्हों तक वहां खामोशी का पहरा छा गया, सिवाय गाने की आवाज के वहां किसी का शोर नहीं था। मोहब्बत रूह की है लाजिम फिजा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, हो हाथ रख दे तू दिल पे जरा। आयशा एकटक अरमान को देखे जा रही थी पर वही अरमान के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। उसका लहजा समझ से परे था, पर अचानक से उसने आयशा की पीठ पर अपना हाथ रखा और एक झटके में उसे खुद के इतने नजदीक खींच लिया कि आयशा पूरा बदन अरमान से जा टकराया। हर किसी की सांसें थम गई ये देख, पर तभी अरमान ने उसी तरह आयशा की आंखों में देख कहा, चेंज द म्यूजिक। अरमान की आवाज में इतना डोमिनेशन था कि रेडियो जॉकी ने तुरंत गाना बदल दिया और यहाँ अरमान ने अपनी पकड़ आयशा के जिस्म पर जकड़ दी और बेहद जुनूनी अंदाज में कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डांस क्या होता है। और इसी के साथ पीछे गाना शुरू हुआ। शोलो सी तेरे आंखों की यह रोशनी किसके लिए है, किसके लिए है? चांदनी चांदनी तेरे चेहरे की यह चांदनी किसके लिए है, किसके लिए है? अरमान ने डांस के दौरान आयशा को एक झटके में घुमा दिया जिससे उसकी पीठ अरमान के सीने से जा लगी। दोनों इस वक्त बेहद ही पेशनेट लहजे में खड़े थे। अरमान के होंठ आयशा के गर्दन के करीब आ गए और उसने धीरे से अपने हाथ को आयशा की कोरी बाहों पर चलाना शुरू कर दिया और इस दौरान उसने बेख्याली में अपनी आंखें बंद कर ली। तेरा मुस्कुराना, नजर यूं झुकना, तेरा मुस्कुराना, नजर यूं झुकना, मेरे लिए है, बस मेरे लिए है। अरमान ने एक दफा फिर उसे झटक कर घुमाया और अगले ही पल उसे नीचे झुका दिया। आयशा अरमान की बाहों में झूली थी तो वही अरमान का चेहरा आयशा के चेहरे के बेहद करीब था। हंस के दिखा दो दीवाने को, जो हो रहा है हो जाने दो, हंस के दिखा दो दीवाने को, जो हो रहा है हो जाने दो, दिल की उलझन जुबा पे आती है तो आ जाने दो। अरमान ने जुनूनियत के साथ आयशा का चेहरा अपने हाथ में थाम लिया। ये होठों की नरमी, ये सांसों की गर्मी, ये होठों की नमी, ये सांसों की गर्मी, मेरे लिए है, बस मेरे लिए है। ये नज़ारा देख हर किसी की आंखें फटी रह गईं कि तभी प्राची के पास एक लड़की आकर बोली, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है? अब भला प्राची क्या ही जवाब देती, उसकी तो खुद आंखें फटी रह गई थी। और यहाँ गाना अपनी धुन पकड़े था। शोलो सी तेरे आंखों की यह रोशनी किसके लिए है, किसके लिए है? चांदनी चांदनी तेरे चेहरे की यह चांदनी किसके लिए है, किसके लिए है? गाना खत्म हुआ और खत्म होते ही अरमान ने आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। दोनों की नजरें एक दूजे में डूबी थी, एक की नजरों में बेहद जुनून था तो दूसरे की नजरों में डर। गाना खत्म हो चुका था और अब वहां पर कान चीर देने वाला सन्नाटा पसरा था। कुछ सुनाई दे रही थी तो वो बस आयशा की तेज सांसें। उसी पल निखिल गुस्से में आगे आया और आयशा को अरमान से दूर करते हुए बोला, ये सब क्या है आप?
पर इससे आगे वो कुछ भी कहता कि तभी अरमान ने खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा रसीद दिया। सबका मुंह खुला रह गया ये देख। निखिल गुस्से में तप गया और एक बार फिर अरमान पर चिल्लाने को हुआ, हाउ डेयर यू, तुम्हारी है। और तभी एक और थप्पड़ उसके गालों पर आ बैठा, और इस बार तो थप्पड़ इतनी तेज था कि निखिल जमीन पर जा गिरा और उसके जमीन पे गिरते ही अरमान ने उसके पेट पर अपनी लात रखी और दूसरे ही पल अपनी कमर से एक गन निकालकर उस पर तान दी। और ये देख तो वहां सबका खून जम गया। डर के मारे हर किसी की हालत खराब हो गई और अफरा तफरी मच गई। और आयशा का केल्जा मुंह को आ गया। तो वही अरमान निखिल के सीने पर अपनी गन ताने खड़ा रहा और तभी उसने कहा, ज्यादा मुंह चला तो ये गन चलने में वक्त नहीं लगेगा। कहकर अरमान मुड़ा और आयशा को देख उसके करीब आकर उसने आयशा की कलाई थाम ली और उसे ले जाने लगा, मगर आयशा तो मानो एक जगह डर के मारे जड़ हो चुकी थी। अरमान ने जब उसे चलते हुए न देखा तो एक साइको की तरह अपने माथे पर बंदूक घुमाने लगा और अगले ही पल उसने एक झटके में आयशा को उठाकर अपने कंधे पर टांग लिया। हर किसी के होश फाख्ता हो गए और अरमान आयशा को अपने कंधे पर टांगकर वहां से ले गया। अंडस्को कुछ ही समय में अरमान की कार उसके कॉटेज के आगे आकर रुकी। आयशा कांप रही थी उसके गुस्से को देख। अरमान गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ से उसने आयशा को बाहर निकाला और लगभग खींचते हुए उसे अपने साथ अंदर ले गया। अंदर आते ही आयशा अपना हाथ छुड़ाने लगी, छोड़िए मेरा हाथ। मगर हाथ छोड़ने की बजाय अरमान ने उसे खींचकर खुद के सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को बेहद मजबूती से अपने हाथ में भरकर बोला, नहीं जाना चाहिए था तुम्हें उसके करीब। अरमान पागल लग रहा था जिसे देख आयशा का खून सूख गया। मैं नहीं गई थी। शश। अरमान ने उसके होंठों पर अपनी उंगली टिका दी और फिर उस उंगली को उसके होंठों पर चलाते हुए बोला, नो मोर वर्ड्स। और ये कहते ही अरमान ने आयशा के होंठों से अपनी उंगली हटाई और उस उंगली की जगह सीधे अपने होंठों को उससे जोड़ दिया। इतना प्रेशर था उसके होंठों में कि आयशा के कदम पीछे लड़खड़ा गए, पर अरमान ने पीछे से तुरंत उसकी गर्दन पर अपना हाथ जकड़ दिया और पागलों की तरह उसे चूमने लगा। उसका दूसरा हाथ बेतरतीबी से आयशा की खुली पीठ पर रेंग रहा था और उस हाथ को नीचे ले जाते हुए उसने आयशा की कमर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अरमान पागल हो चुका था। उसने आयशा के होंठों को लगभग खाते हुए उसे पीछे धक्का दिया जिससे वो सीधा सोफे पर जा गिरी और अरमान का पूरा शरीर उसके नाजुक से बदन पर चढ़ गया। आयशा ने उसे रोकने की इस बार जरा सी भी कोशिश ना की और अरमान उसके होंठों को चूमते हुए नीचे बढ़कर उसकी चिन पर अपने होंठ चलाने लगा। उसके हाथ आयशा की साड़ी से झांक रही कमर पर चलने लगे जिससे आयशा का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों से आंसू की बूंद सरक गई कि तभी अरमान का फोन बज उठा। आयशा को उतनी ही सनक के साथ किस करते हुए अरमान ने अपना फोन रिसीव कर अपने कानों से लगाया तो दूसरी तरफ से शरद की बेहद क्रोध से भरी चीख उसके कानों में पड़ी, आयशा कहाँ है अरमान। ये सुन अरमान रुका और यूं ही आयशा के होंठ से होंठ टिकाते हुए साइको की तरह बोला, वो जहां भी है सेफ है। शट अप अरमान, मुझे सब पता चल गया है कि कॉलेज में तुमने क्या किया। आई विल नॉट फॉरगिव यू अरमान अगर तुमने उसके साथ। शश चिल्लाइए मत, आप जानते हैं मुझे शोर पसंद नहीं। तो वही शरद गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। अरमान लिसन टू मी, अभी के अभी आयशा को मेरे सामने लाओ वरना आई एम बिजी डैड। कहते हुए अरमान आयशा के लाल पड़ चुके होंठों को देखने लगा। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ इस वक्त, बाद में बात करते हैं। ये कहते ही अरमान ने फोन काटकर उसे सोफे पर फेंक दिया। हेलो अरमान, शरद चिल्लाते रहे पर फोन कट चुका था। और इधर अरमान ने एक नज़र पूरी तरह से आयशा के जिस्म पर डाली और फिर अपनी उंगली से उसकी गर्दन को सहलाते हुए गुनगुनाते हुए कहा, तेरे जिस्म पे, तेरी रूह पे बस हक है एक मेरा। तेरे अश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। आयशा की रूह तक कांप उठी उसे गुनगुनाते देख तो वही अरमान पागलों की तरह हंस पड़ा। कंटिन्यूड। क्या अंजाम होगा पागलपन और सनक से भरे इस रिश्ते का, जानने के लिए पढ़ते रहिए ओन्ड बाय ए गैंगस्टर। बहुत बड़ा चैप्टर दिया है आज मैंने, और अगर इस पार्ट पर 150 जोड़ लाइक्स और 40 जोड़ कमेंट ना हुए तो भूल जाओ कि कल बड़ा चैप्टर मिलेगा। धमकी समझ रहे हो तो समझो, इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं। और थैंक यू उन सबको जो मेरी नॉवेल पर रिस्पॉन्स देते हैं। 29 नहीं, मेरे साथ वो सब मत करिए। अरमान की ये हंसी इतनी भयानक थी कि आयशा का जिस्म कपकपा गया। और तभी अरमान का हंसना बंद हुआ और वो आयशा के चेहरे को देखने लगा। और फिर उसने आयशा की पतली सी कलाइयों को अपने एक हाथ में थामा और उसके हाथ को अपने सीने पर रख बोला, यहाँ जलन होती है जब तुम्हें कोई आंख भी उठा के देखे।
और वहां तो वो तुम्हें छू रहा था, अब कैसे बर्दाश्त करता मैं ये। अरमान इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। वो आयशा के उस हाथ को अपने सीने पर चलाने लगा। जानती हो, जब उसने तुम्हें छुआ तो मेरा दिल क्या करना चाहता था? क्या मार डालना चाहता था उसे। उसी वक्त अरमान ने छूटते ही कहा, जिसे सुन आयशा के दिल की धड़कनें रुक गई। तो वही अरमान ने आयशा के गालों को थामकर कहा, तुम्हारे जिस्म को छूने वाले हाथ सिर्फ मेरे होने चाहिए, सिर्फ मेरे। अरमान बेतहाशा आयशा की आंखों में देखे जा रहा था और आयशा भी उससे नजरें न हटा पाई कि तभी ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने सवाल किया, और ये सब आप किस हक से कह रहे हैं? आयशा के इस सवाल पर अरमान अचानक से बिना किसी हरकत के आयशा को देखने लगा। हक, ये कहते ही अरमान के होंठों के कोने मुड़ गए। मुस्कुराते हुए भी वो भयानक ही लगता था। और इधर उसने आयशा के ब्लाउज से झांक रहे कोरे कंधे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, पसंद आ गई हो तुम इस अरमान मलिक के दिल को। अरमान के शब्द सुनते ही आयशा का बदन ढीला पड़ गया कि तभी अरमान ने उसे उतनी ही शिद्दत से देख कहा, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उस पर सिर्फ मेरा हक होता है, मैं कोई चीज नहीं, इसीलिए तुम खास हो। अरमान ने छूटते ही कहा और आयशा के ऊपर से हट गया। आयशा तो मानो अपनी जगह जम चुकी थी, उससे हिला तक नहीं जा रहा था। उसके कानों में बस वो शब्द गूंजे जा रही थे, पसंद आ गई हो तुम इस अरमान मलिक के दिल को। जहां अरमान खड़े होकर उसे देखते हुए अपना ब्लेजर उतारने लगा तो वही आयशा ने उसे जब ये करते देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सोफे पर ही पीछे की ओर धंसने लगी और उसने डर से सराबोर नजरों के साथ अरमान को देखते हुए कहा, ये क्या करने वाले हैं आप? अरमान ने कोई जवाब ना दिया और उसे देखते हुए अपना ब्लेजर उतारकर साइड में फेंक दिया। आयशा ने एक नज़र उस जमीन पर पड़े ब्लेजर पर डाली और फिर अरमान पर, जो बेरहमी से उसे देखे जा रहा था। उसने अपनी शर्ट की बाजुओं की बटन खोलकर उन स्लीव्स को कोहनी तक समेटना शुरू कर दिया। आयशा इनकार नहीं कर सकती थी इस बात से कि इस वक्त वो कितना आकर्षित लग रहा था, लेकिन वो डर रही थी कि तभी अरमान एक दफा फिर उसके ऊपर झुकने लगा और ये देख तो आयशा की जान हलक में अटक गई। वो अपनी पीठ सोफे पर धसाती चली गई और अरमान को अपने करीब आता देख उसने थूक निगल लिया। और एक पल ऐसा आया कि अरमान पूरी तरह से आयशा पर झुक चुका था और आयशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से चिल्ला उठी, नहीं, मेरे साथ वो सब मत करिए। आयशा की आंखों से आंसू का तिनका बहकर उसके गालों पर सरक गया और उसे डरता देख अरमान के होंठ फैल गए। वो इसी तरह कुछ पलों तक उसका चेहरा देखता रहा और तभी अचानक से उसने आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। आयशा स्तब्ध रह गई अरमान की इस हरकत पर। उसके हाथ अनायास ही अरमान की गर्दन में फंस गए और वो आंखें खोल उसे हैरत भरी निगाहों के साथ देखने लगी। ये लम्हे खामोश हो चुके थे, सांसों की हलचल इस सन्नाटे को चीर रही थी और आयशा, उसके लिए वक्त मानो थम सा गया। वाकिफ तो हुए तेरे दिल की बात से, छुपाया जैसे तूने कायनात से। वाकिफ तो हुए तेरे उस ख्याल से, छुपाया जैसे तूने अपने आप से। पर अरमान की नजरें सामने थी और वो बिना किसी जोर आजमाइश के आयशा को अपनी बाहों में लिए आगे बढ़े जा रहा था। और आयशा, वो बिना थके अरमान के चेहरे को देखने लगी, जिस दौरान उसके जहन में एक एक कर वो हर लम्हे गूंजने लगे जो उसने अरमान संग बिताए। अरमान को उस पर हक जताना, उसका चिल्लाना, उसे मुसीबतों से बचाना और उसके करीब आना, हर एक लम्हे रील की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगे। और तभी अचानक से अरमान ने आयशा पर अपनी नज़र डाली तो ये देख उसने तुरंत सकपकाते हुए अपनी नज़रें झुका ली। कहीं ना कहीं तेरी आंखें, तेरी बातें पढ़ रहे हैं हम, मेरे साथ वो सब मत ना कहीं तेरे दिल में, धड़कनों में ढल रहे हैं हम। तू हर लम्हा था मुझसे जुड़ा, चाहे दूर था मैं या पास रहा। जहां आयशा ने अरमान से अपनी नज़रें चुरा ली थी तो वही अरमान अब बिना रुके उसे देखने लगा और इसी तरह वो उसे एक कमरे में लेकर आया। उसकी गोद में झूली आयशा इस वक्त बेहद नाजुक लग रही थी। अरमान ने उसे बिस्तर पर लिटाया और अब उसके आधे शरीर का भार आयशा के जिस्म के ऊपर था। आयशा ने अपनी नज़रों को नीचे झुकाए रखा तो वही अरमान ने आगे झुकते हुए उसकी आंखों से बह रहा वो आंसू का कतरा अपने होंठों से चूम लिया और इस दौरान आयशा की पकड़ अरमान के कंधों पर जा कसी। लब से भले तू कुछ ना कहे, तेरे दिल में हम ही तो बसे या रहे। सांसें तेरे इकरार करें, तेरा हाथ अगर छू ले पकड़े, तेरी ख्वाहिशें कर भी दे तू बयां, यही वक्त है इनके इजहार का। कि तभी आयशा ने धीरे से अपनी पलकें उठाई तो उसकी नज़रें सीधा अरमान की नज़रों से जा टकराए। आयशा के दिल में इस कदर हलचल मच गई थी कि वो पूरी तरह से सरसरा उठी
और उसी पल अरमान की ठंडी उंगलियों ने आयशा की साड़ी से झांकते पेट को छू लिया और उसकी इस हरकत पर आयशा का रोम रोम सिहर उठा। तू हर लम्हा था मुझसे जुड़ा, चाहे दूर था मैं या पास रहा। आयशा के दिल की धड़कनें अनियमित रफ्तार पकड़ चुकी थी। अरमान का सख्त हाथ उसके मखमली से पेट पर चल रहा था और उसकी उंगलियां आयशा की नाभि के साथ शरारत करने लगी तो आयशा से अब ये सब बर्दाश्त न हुआ और वो तुरंत पलट गई। और अब दृश्य ऐसा था कि आयशा की कोरी पीठ अरमान की नजरों के सामने थी। उसके गोरे बदन पर खिल रहे उस काले ब्लाउज को देख अरमान पागल हुआ जा रहा था। अरमान ने उसके ब्लाउज से झांक रही पीठ पर अपने होंठ रखे और एक झटके में अपने दांतों से पकड़कर उसके ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। उसकी इस हरकत पर आयशा ने अपने हाथ कसके शीट पर जकड़ दिए और वही अरमान के तपते होंठ अब उसकी पूरी पीठ पर रेंगने लगे। अरमान मलिक, जिसके लिए उसके करीब आने वाली हर लड़की केवल मेकआउट डॉल हुआ करती थी, आज वो आयशा को देख बेसब्र और सनकी हो चुका था। आयशा के लिए उसके मन में पनप रहे जज्बात लस्ट के नहीं बल्कि कुछ और थे जिन्हें शायद वो अभी कबूल नहीं करना चाहता था। और इधर आयशा के पूरे जिस्म में झुरझुरी फैल गई। उसने कसके अपनी आंखें मींच ली। अरमान के होंठ बेतहाशा उसे चूमे जा रहे थे और तभी उसने एकदम से आयशा को पलटकर अपने सामने किया और उसके सामने आते ही अरमान ने अपने होंठ उसकी गर्दन में धंसा दिया। बिस्तर पर फैले अपने हाथ की मुट्ठी आयशा ने बेडशीट पर जकड़ दी और अरमान आयशा को खाए जा रहा था। उसके होंठ बेहिसाब आयशा की गर्दन पर रेंगते हुए नीचे का सफर तय करने लगे कि तभी अचानक से आयशा के जहन में वो रात कौन उठी जो उस अनजान शख्स के साथ बिताई थी उसने। ये याद आते ही आयशा का पूरा बदन कांपने लगा और कुछ लम्हों पहले उसके पेट में जो तितलियां उड़ रही थी उसकी जगह अब अजीब सी अठन पैदा हो गई। उसकी इस कपकपी को जब अरमान ने महसूस किया तो उसके होंठ रुक गए और उसने गर्दन उठाकर आयशा के चेहरे को देखा जो कि लाल पड़ चुका था। अरमान उसे देखते हुए उसके चेहरे के करीब आया कि तभी आयशा ने अचानक से अरमान की गर्दन में अपने हाथ फंसा दिए और उसने सीने से लगकर फूटकर रो पड़ी। अरमान का चिर परिचित लहजा इस वक्त भी एक्सप्रेशनलेस था। उसने बिना कुछ कहे आयशा की पीठ पर अपना हाथ जकड़ दिया और खुद पीठ के बल लेटते हुए उसने आयशा के छोटे से शरीर को अपनी चौड़ी छाती पर लिटा लिया। उस काली रात को जो कुछ भी आयशा के साथ हुआ था उसके बाद आयशा को पहली दफा एक कंधा मिला था रोने के लिए। अरमान खामोश लेटा रहा और उसके हाथ आयशा की पीठ पर चलते रहे तो वही आयशा ना जाने कितने पलों तक अपने आंसुओं से उसके सीने को भिगोती रही। अंडरस्को दूसरी तरफ मुंबई की सरजमी पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ जिसके द्वारा एक शख्स बाहर निकला जिसने इस समय काले रंग का पठानी सूट पहना था, जिसकी बाहों को उसने कोहनी तक समेट रखा था और उस पठानी सूट में वो बवाल लग रहा था। हाथ में महादेव के नाम का कड़ा और चेहरे पर दहशत। ये शख्स अभय ठाकुर था। वो जेट से बाहर उतरा और इसी के साथ साथ उसने अपने आंखों पर चढ़े काले चश्मे को निकाला और एक नज़र पूरे मुंबई को देखने लगा। उसके साथ इस समय उसके कई आदमी थे। तभी सामने से फॉर्मल कपड़े उसका एक खास शख्स कबीर आया और अभय से हाथ मिलाते हुए बोला, वेलकम टू मुंबई। तो वही अभय सीधे काम की बात पर आया, कहाँ देखा था आखिरी बार उसे? हाँ चलिए मेरे साथ, कहकर कबीर अभय को अपने साथ ले गया। अंडस्को कुछ ही समय में एक कैफेटेरिया के आगे लंबी गाड़ियों का काफिला रुका। रात थी इसलिए कई दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन इस कैफेटेरिया को जानबूझकर खुला रखा गया था। अभय अपने आदमियों के साथ अंदर कैफे में गया जहां पहले से ही कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अभय को वहां देख हर कोई खड़ा हो गया तो वही अभय बिना किसी भाव के वहां पर एक कंप्यूटर के सामने बैठ गया और इसी के साथ कैफे के स्टाफ ने उसके सामने एक वीडियो प्ले करते हुए कहा, सर पूरे कैफे में केवल एक ही सीसीटीवी था इसलिए बहुत ही ब्लर विजुअल्स कैप्चर हो पाए हैं। ये कहते हुए उस आदमी ने एक कंप्यूटर में एक वीडियो प्ले किया जिसमें सबकी नज़र सिर्फ एक लड़की पर थी जो उस वीडियो में दिख रही थी। उस लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा तो साफ नहीं था, लेकिन जिस किसी ने इस चेहरे को पहले देखा होगा उसके लिए मुश्किल नहीं उसे पहचानना। पॉज, अभय ने कहा जिसके साथ ही वीडियो पॉज हुआ। जूम हियर, अभय के कहने पर वो आदमी उसके बताए अनुसार फोटो जूम करने लगा और अब जाकर अभय की नज़र आयशा के चेहरे पर थम गई। वो अपने एक्सप्रेशंस को छिपाने में माहिर था, पर उसके खून में जो उफान आया था उसे बयां भी नहीं किया जा सकता। क्या इन्फॉर्मेशन मिली इस लड़की की? अभय ने एक टक उस तस्वीर को देखते हुए कहा, सर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जब लास्ट टाइम ये यहाँ आई थी तब इन्होंने बताया था कि अब से ये कैफेटेरिया नहीं आएंगी। तो फिर मैंने वजह पूछी तो कहा कि ये बेंगलोर शिफ्ट हो रही हैं। व्हाट, बेंगलोर? कबीर ने कहा, येस, आई एम नॉट श्योर बट इन्होंने तो यही कहा था।
लेकिन बेंगलो, कबीर आगे कुछ कहता कि तभी अभय की आवाज उसके कानों में पड़ी। जेट रेडी रखवाओ कबीर, हम अभी इसी वक्त बेंगलो चल रहे हैं। और ये कहते ही अभय उठ खड़ा हुआ और दोबारा अपनी आंखों पर चश्मे चढ़ाते हुए बोला, अब वक्त आ गया है चिड़िया को पिंजरे में कैद करने का। अभय के चेहरे पर दहशत से भरे भाव आ गए, जिन्हें देख हर किसी ने अपना थूक निगल लिया। कंटिन्यूड। अगले दिन क्या नया तूफान लाएगा अरमान और आयशा का रिश्ता जानने के लिए पढ़ते रहे माफिया बाय अ गैंगस्टर। CH30, ये बंदी है मेरी, शी इज माई विमेन। अगली सुबह आयशा का सर बेहद भारी हो रहा था, जिस कारण उसे आंखें खोलने में भी कुछ पल तक तकलीफ हुई। पर कुछ समय बाद वो पूरी तरह से होश में आए और उसकी आंख खुलते ही वो बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थी और एक पल में उसके दिमाग में कल रात वाला हर लम्हा गुजर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगी कि किस हद तक फिसल चुकी थी वो अरमान के करीब आते ही। उसने अपने तेज धड़क रहे दिल पर हाथ रखा और तभी उसके जहन में अरमान के कहे वो शब्द गूंज उठे, पसंद आ गई हो तुम अरमान मलिक के दिल को। ये याद करते ही आयशा के दिल में अजीब सी हलचल पैदा हो गई कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। आयशा ने नजरें उठाई तो उसकी नजरें सामने खड़े अरमान पर थम सी गई। उसकी सफेद शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खुले थे, जिस कारण उसका चौड़ा सीना उभर रहा था। हाथ की तनी हुई नसें उसे हद से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा रही थी और उसकी आंखों में इंटेंसिटी, जिसे देखते ही आयशा की सांसें तेज हो जाती थीं। आयशा यूं ही उसे देखती रही जब अरमान के कदम उसके नजदीक बढ़ने लगे। कुछ ही कदमों की दूरी तय कर अरमान आयशा के करीब आ खड़ा हुआ और उसकी चिन पर हाथ रख अपना चेहरा उसके होंठों के करीब ले जाकर बोला, चलें। आयशा हैरान हुई दो बातों से, पहला उसके सवाल पे और दूसरा उसके मुंह से आ रही शराब की बदबू से, जिस कारण आयशा ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और धीरे से बोली, आपने शराब पी है? तो ये सुन अरमान ने एक हाथ से मजबूती के साथ उसके दोनों गालों को थामा और उसका चेहरा अपने करीब घुमाते हुए ठंडी आवाज में बोला, मैंने कहा चले। और ये कहते ही अरमान ने आयशा की कलाई थामी और उसे लगभग खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। आयशा ने साड़ी पहनी थी, इसलिए अरमान की इस अचानक से की गई हरकत पर उसके कदम लड़खड़ा गए, पर अरमान ने उसकी एक ना सुनी और यूं ही खींचते हुए उसे बाहर ले आया। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आयशा पीछे से चिल्लाए और अरमान उसे पूरी तरह से अनसुना करते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ ही समय में वो अपनी कार के पास आया और आयशा को पैसेंजर सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। आयशा उसकी इस हरकत पर डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान को अचानक से हुआ क्या है। प्लीज कुछ तो बताइए, आप जा कहाँ रहे हैं? और आपने शराब भी पी है, ऐसे में ड्राइविंग करना सेफ नहीं। आयशा लगातार अपना मुंह चलाए जा रही थी कि तभी अरमान अचानक से उसके करीब झुका और उसके होंठों पर अपना हाथ रख बोला, शश, नो मोर वर्ड्स। अरमान की इस आवाज पर आयशा आंखें फाड़े रह गई। तो वही अरमान उससे दूर हुआ और दोबारा अपना फोकस सामने करते हुए ड्राइव करने लगा और आयशा एक जगह जड़ रह गई। अंडस्को। अरमान की कार धूल उड़ाते हुए सीधे आयशा के कॉलेज के सामने आ खड़ी हुई और ये देख आयशा की सांस अटक गई। कल जो कुछ हुआ था उसके बाद से उसमें हिम्मत नहीं थी दोबारा इतनी जल्दी सबका सामना करने की। आप यहाँ पर क्यों? आयशा अपने शब्द तक पूरे ना कर पाई तब तक अरमान ने कार से उतरकर आयशा को भी बाहर निकाल लिया और उसे इसी तरह खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। जैसे जैसे आयशा अरमान के पीछे अंदर बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे सबकी नजरें उस पर थमती जा रही थी। जहां अरमान को इन सबसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था तो वही आयशा का रोना छूट गया और उसने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली कि कुछ ही पलों में अरमान कॉलेज के सेंटर स्टेज पर आ खड़ा हुआ और उसके साथ खड़ी थी नजरें झुकाए आयशा कि तभी अरमान ने कॉलेज के पियून से बोला, माइक लेके आ। ये सुन पियून तुरंत वहां से माइक लेने के लिए भागा और अब तक पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच चुकी थी। ओए प्राची, जल्दी बाहर आ, देख क्या हो रहा है। क्लास में बैठी प्राची से उसकी दोस्त चिल्लाते हुए बोली। तो वही उसने जब हर किसी को बाहर की ओर भागता हुआ देखा तो वो भी हैरान रह गई। भूकंप आ गया है क्या जो सब भाग रहे हैं? भूकंप तो नहीं आया था, पर ये सब किसी भूकंप से कम भी नहीं था। कुछ ही पलों में पूरा कॉलेज कॉरिडोर से लेकर ग्राउंड तक इकट्ठा हो गया और इतने में वो पियून माइक ले आया और उसने डरते हुए उस माइक को अरमान की तरफ की बढ़ा दिया। तो वही अरमान ने उस माइक को छीना और उसे चेक कर कुछ देर में बोला, अगर और कोई रह गया हो तो उसे भी उठा लाओ, क्योंकि आज इस कॉलेज के कुत्ते तक को पता होना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ।
अरमान ने बेशक शराब पी थी, लेकिन वो हर एक शब्द अपने होश में कह रहा था। तो वही उसके इन शब्दों को सुन वहां खड़ा हर बंदा नजरें फाड़े रह गया। और इधर अरमान ने सबके सामने आयशा का हाथ थामा और अपनी तेज आवाज में कहा, ये आयशा मुखर्जी, जानते होगे इसे तो, और मुझे भी जानते हो ना। कहते हुए अरमान ने वहां खड़े एक लड़के को घूरा, ओए बता कौन हूं मैं। ये सुन उस लड़के ने अपना थूक निगला, क्योंकि कल रात अरमान निखिल के साथ जैसे पेश आया था उससे हर कोई डर चुका था। बोल, अरमान चिल्लाया, तो वो लड़का तुरंत बोला, आप अरमान मलिक। ये सुन अरमान ने आयशा की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की, और ये कौन है। उस लड़के के पसीने छूटने लगे थे। उसने डरते हुए एक नजर आयशा को देखा और फिर अरमान को देख बोला, आयशा मुखर्जी, क्या लगती है ये मेरी जी ये बहन आपकी। और उस लड़के का इतना कहना भर था कि अरमान ने वो माइक फेंक के एक कांच के दरवाजे पर दे मारा, जिसके टूटने की आवाज सुन हर कोई थरथरा गया। तो वही अरमान चिल्लाते हुए पूरे कॉलेज को देख बोला, यही फितूर निकालने आया हूं मैं यहाँ तुम सबके और इस दुनिया के दिमाग से किए। आयशा मुखर्जी अरमान मलिक की बंदी है। शी इज माई विमेन। अरमान की चीख पूरे कॉलेज में गूंज उठी और हर किसी के होश उड़ गए उसके इन शब्दों को सुन। अंडरस्को और मल्होत्रा का जो प्रोजेक्ट है उसे हम सर। अचानक से मीटिंग रूम में कई लोगों के साथ बैठे शरद की बात को उनके पाने काटा। ये क्या बेहूदगी है, तुम जानते हो मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हूँ, फिर क्यों मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। शरद ने गुस्से भरी आवाज में कहा। पर वो चेहरे पर बेहद परेशानी के भाव लाकर शरद के पास आया। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कहकर उस पीए ने अपना फोन बाहर निकाला, जिसमें चल रहे वीडियो को देख शरद के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस वीडियो में अरमान और आयशा खड़े थे। कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने इस सीन को लाइव कर दिया था और अरमान के कहे शब्दों को सुन शरद की दुनिया हिल गई। अंडरस्को इधर कॉलेज में मानो सबको बहुत बड़ा झटका लगा था कि उसी पल अरमान की नज़र उस भीड़ में मौजूद निखिल पर गई, जिसे कल ही उसने सबके सामने मारा था। उसे देख अरमान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने निखिल को अपनी उंगली से अपने सामने आने का इशारा किया, इधर आ। निखिल की वैसे ही कल के बाद से फटी पड़ी थी। वो पहले तो सकपका गया, लेकिन अरमान के गुस्से को देख उसने अपना थूक निगला और कछुए की चाल से आगे आ गया कि तभी अरमान ने उसकी कॉलर को पकड़ उसे अपने सामने खींच लिया और फिर चिल्लाते हुए बोला, कल ये 2 टके का लड़का अपने दोस्तों से शर्त लगा रहा था, और किसके लिए, आयशा को जीतने के लिए, कहकर अरमान ने निखिल की कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, क्यों बे, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है वो जो तू उसे जीतेगा। और इसी के साथ अरमान ने निखिल को दूर धकिया दिया और हर किसी की आंखों में आंखें डाल बोला, कान खोलकर सुन लो सब के सब। अरमान ने आयशा की तरफ इशारा किया, इसके लिए मैं दुनिया तक जला सकता हूँ, इसलिए किसी ने भी इस पर अपनी आंख भी डाली तो जिंदा काट डालूंगा। और तभी अरमान की नज़र प्रिंसिपल पर गई, जिसके पास जाते हुए वो ठंडी आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, प्रिंसिपल साहब, उम्मीद है आयशा को आगे से यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, वरना जानते हैं ना आप, इस कॉलेज जैसे 10 कॉलेज को खड़े खड़े खरीद डालने का दम रखता हूँ मैं। प्रिंसिपल के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं, और अगर आगे इस तरह का तमाशा ना चाहते हो तो आयशा को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी सब से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस कॉलेज में मेरी बंदी को कोई तकलीफ हुई तो आगे आप समझदार हैं, कहकर अरमान दहशत के साथ मुस्कुराया और हाथ जोड़ते हुए प्रिंसिपल के गले लग गया। चलता हूँ प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल पूरी तरह से कांप उठा और अरमान उनसे दूर होकर आयशा के करीब आया और उसे अपनी गहरी नजरों के साथ ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, चले बेबी। उसके इन शब्दों को सुनते ही आयशा ने अपनी आंसुओं से भरी नजरें ऊपर उठाई तो अरमान ने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी और अपनी शराब में डूबी नशीली आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए वो आयशा की कलाई थाम उसे वहां से ले जाने लगा। जैसे जैसे अरमान आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके सामने की भीड़ हटती जा रही थी। अंडरस्को कुछ ही पलों में अरमान आयशा के साथ कार में बैठा था और आयशा वो लगातार रोए जा रही थी। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कार स्टार्ट करते हुए ठंडी आवाज में कहा, किस लिए रो रही हो? इसलिए कि हमारे बारे में मैंने दुनिया को सच बता दिया, या इसलिए कि अब तुम मुझे भाई नहीं कह पाओगी? तो वही आयशा बोली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अरमान अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगाते हुए सामने देख बोला, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस देखती जाओ। अंडरस्को
तो वही शरद ने गुस्से में वो फोन उठाकर जमीन फेंक दिया और बेतहाशा क्रोध के साथ चिल्ला उठे। उन्होंने अपना हाथ बेहद क्रोध में टेबल पर मारा और बेहिसाब तेज में चीखे, आई विल किल यू अरमान। अंडस्को। इधर अरमान का सिर दर्द हो गया था आयशा की सिसकियां सुन। ना जाने कब से वो अपना सिर झुकाए बस फफक रही थी और अब अरमान का दिमाग खिसक गया। उसने गुस्से में अपने बालों पर हाथ घुमाया और अचानक से ब्रेक लगाया और अगले ही पल उसने आयशा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आयशा उसकी इस हरकत पर सकपका गई, लेकिन इससे पहले कुछ भी समझ पाती कि तब तक अरमान ने एक हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा तो वही दूसरे हाथ को उसके गर्दन और गालों के बीच फंसाते हुए उसे अपने करीब खींचा। अगले ही पल उन दोनों के होंठ एक दूसरे में जकड़ चुके थे। हमेशा की तरह अरमान ने इस दफा भी अपना पूरा जोर आयशा के जिस्म पर लगा दिया, जिससे वो पीछे की ओर झुकती चली गई और एक पल ऐसा आया जब उसकी पीठ स्टीयरिंग पर जा चिपकी। अरमान पूरी तरह से उस पर चढ़ चुका था और आयशा के होंठों को जकड़ता जा रहा था। आयशा की पीठ स्टीयरिंग व्हील पर रखी थी, इसलिए दबाव पड़ने की वजह से स्टीयरिंग में लगी हॉर्न बज पड़ी, लेकिन अरमान को इन सब से रत्ती भर फर्क न पड़ा और वो यूं ही आयशा पर सवार बना रहा कि तभी अचानक से अरमान ने आयशा को एक दफा फिर अपने सीने के करीब खींचा, जिसके साथ ही आयशा का ब्लाउज पीछे किसी चीज में उलझ गया और इसी के साथ जोर से कुछ फटने की आवाज आई, जिसे सुन आयशा की सांसें रुक गई। कंटिन्यूड। क्या तूफान आएगा जब अरमान का होगा शरद से सामना, और क्या वो इतनी आसानी से अरमान के फैसले को मानेंगे या बिछाएंगे कोई नया षड्यंत्र? जानने के लिए पढ़ते रहे ओन बाय ए गैंगस्टर। कैसा लगा अरमान मलिक का धमाका, और आपको अरमान में क्या अच्छा लगता है और क्या खराब? देखो यार, ये बंदा ही ऐसा डिजाइन किया है मैंने, इसलिए इससे पोलाइट होने की उम्मीद तो मत रखना, पर अभी तो कहानी बस शुरू हुई है, आगे देखो होता है क्या।